हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर में 7 मई का एडिटोरियल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम मुख्यतः 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बैक होम। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका जो भी इंडियंस फंसे हुए हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उनको इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं। इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है एक मिशन लॉन्च किया है, वंदे भारत मिशन, जिसके अंतर्गत जो 13 फॉरेन कंट्रीज़ में जो 15,000 इंडियंस फंसे हुए हैं, उनको इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं इस मिशन के अंतर्गत। तो क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये हम जान लेते हैं। तो अभी इसमें क्या है, मतलब जो वहाँ पे जो 13 कंट्रीज बता रहे हैं, जो वहाँ की एम्बेसीज हैं, जो भी इंडियंस वहाँ पे रजिस्टर्ड किए होंगे, उनको यहाँ पे लाने की मांग कर रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी इसी के चलते वहाँ पे 5 लाख से 10 लाख एप्लीकेंट्स जो है इन 13 कंट्रीज़ में जो है उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है कि जिससे उनको वहाँ से ले जाया जाए। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने जो है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है जारी किया है, मतलब किस तरह उसको कैरी आउट किया जाए, किन किन लोगों को लाया जाएगा। तो उसमें ये बताया है कि उन्हीं लोगों को लाया जाएगा जिनका मीन्स जिनका एक मीन्स बहुत ज़रूरी जिनका होगा। वो कौन कौन से हैं, वो लिस्ट भी जारी किए हुए हैं। जैसे जिनका हमारे जो वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो, या फिर जिनको वहाँ से जो है निकाल दिया गया हो किसी कारणवश जो है, या वो कोई फैमिली इमरजेंसी फेस कर रहे हों, या फिर कोई मेडिकल इश्यूज़ हो, प्रेगनेंसी इशूज़ हो, या कुछ भी हो, या जो स्टूडेंट हों जो वहाँ पे मीन्स रहने का फिर वो कुछ जो भी अगर उनका वो है एकोमोडेशन की फैसिलिटी जो है नहीं मिल रही हो, तो उनको जो है पहले फेज़ में लाने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर क्या क्या उसमें जारी किए हैं एसओपी में। उसमें उन्होंने कहा है कि इन सबको यहाँ पे लाने के बाद स्ट्रिक्टली उनको 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। तो और ये जो भी मतलब जो भी कॉस्ट आएगा उनको यहाँ से लाने का, मीन्स ट्रैवल चार्ज वगैरह, वो सब जो है जो भी आएंगे वो वही बियर करेंगे, मतलब वो सरकार नहीं देगी, मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं पे करेगी, जो वहाँ पे लोग हैं जो भी आएंगे वही पे करेंगे इसमें। तो ये पूरा आपका एसओपी जो है होम मिनिस्टर ने जारी किया है। तो ज़रूरत क्या है आगे? ज़रूरत यही है कि सरकार को यहाँ पे लाने के बाद जो है एक क्वारंटाइन जो मीन्स फैसिलिटी है उसको प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाए उन लोगों को। तो क्योंकि जो है कई कंट्रीज़, हमने चाइना में देखा था कि जब उनके यहाँ सेकंड फेज़ ऑफ शुरू हुआ था, तो उसमें जो फॉरेन कंट्रीज से आ रहे थे नेशनल्स जो फंसे हुए थे उनके यहाँ, फिर से वो वायरस जो है फैल रहा था। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत है। तो ये पूरी बात करते हैं इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल आप क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल आपका रिससिटेटिंग मल्टीलेटरलिज्म विद इंडियाज़ हेल्प। ये क्या है? इसके बात करें फ्रेंड्स, इसमें आपका बहुपक्षीयवाद, मतलब जो मतलब कि जैसे एक आप जानते होंगे द्विपक्षीयवाद होता है जिसमें 2 कंट्रीज़ के मध्य जो है होते हैं एग्रीमेंट, उसी प्रकार का मल्टीलेटरिज्म होता है, मतलब बहुपक्षीयवाद होता है जिसमें आपके बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके किसी भी एग्रीमेंट पे जो है साइन करती हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ, चाहे वो ट्रेड के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हो। तो रिसर्च मतलब क्या होता है? आपका उसको पुनर्जीवित करना, क्योंकि हमने देखा है, अभी हम आगे बात करेंगे किस तरह जो एक मल्टीलेटरिज्म हमारे कंट्री में है, हमारे पूरे विश्व में है, वो किस तरह गिरता हुआ दिख रहा है। तो इसी के चलते जो है हम जानते हैं कि अभी इस समय करंट पैंडमिक के समय जो है जो एक क्योंकि ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो पूरे विश्व को एक साथ आने की और एक साथ काम करने की आवश्यकता है। इस समय मल्टीलेटरिज्म का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इंडिया जो है इस सिचुएशन का जो मतलब ये मल्टी मीन्स लेटिज्म का जो एक वो है, उसको जो है उसका फ़ायदा उठा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जैसे 2 कंट्रीज जो मुख्य हैं, मेन तो जो हमारा यूएस है, उसकी भी इकनॉमी धीरे धीरे हो रही, और वो किस तरह जो है वो ब्लेम गेम कर रहे हैं अलग इंस्टीट्यूशन को या फिर अलग कंट्री जैसे चाइना को। और तो फिर इसी के चलते देखिए उनका जो एक वो मीन्स जो उनका एक व्यू है मल्टीलेटरिज्म के से लेके, वो जो है काफ़ी हद तक गिरा है उन। तो ये पहला आपका कंट्री बात करते हैं। सेकंड कंट्री आपका जो चाइना है, वो क्या है? उनका जो है क्या है, उनका पूरा एक जो मीन्स ग्लोबली जो है जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो भी गिरी है। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया जो है ऐसे इस समय जो है इसका फ़ायदा उठा के एक जो बहुपक्षवाद है उसको बढ़ावा दे सकता है और एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर सकता है।
और क्या है, अगर हम देखते हैं आगे मल्टीलेटरिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश हुए हैं और उनकी क्या कंडीशन है अभी, तो हम जानते हैं जैसे WTO जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा 1995 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो उसके जो उनके 3 फंक्शन थे मेनली, क्या थे? पहला नेगोशिएशंस, मतलब क्या है, समझौता आपस में करना, और डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो भी मतलब मान लीजिए विवाद हो आपस में उसको जो है सुलझाना, और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए किसी भी कंट्रीज़ के मध्य अगर ट्रेड हो रहा है। तो ये 3 उनके जो है मेनली फंक्शंस थे। लेकिन अभी हमने देखा कि इन तीनों फंक्शंस पे किस तरह जो है बुरा प्रभाव पड़ा है, किस तरह अलग कंट्री जो है इसका बुरा इस्तेमाल कर रही हैं, और किस तरह इनके रूल्स को जो है हमेशा जो है फ्लाउट किया गया हुआ है। और नेक्स्ट आपका कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो आपका 1945 के अराउंड जो है उसका हुआ था इस्टेब्लिशमेंट, UN का ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो अभी हमने देखा किस तरह उस पर US गवर्नमेंट उनको ब्लेम कर रही है कि जो है चाइना की तरफ ज़्यादा मतलब कि उनका झुकाव है, और उसमें जो मैनेजमेंट इश्यूज भी काफ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने जो है शुरुआत में इसको जो है इसका प्रॉपरली जो है नहीं जारी किया था कि इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट होता है, या फिर लेट जारी किया था, तो और पैंडेमिक भी डिक्लेयर किया थोड़ा लेट में। तो फिर ये उस पर जो है काफ़ी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, और उसमें भी जो एक, क्योंकि ये दोनों इंस्टीट्यूशन WTO आपका जो है ट्रेड के क्षेत्र में, और WHO आपका हेल्थ के क्षेत्र में, ये बहुत ही रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे विश्व को लेकर एक साथ चलता है। तो इसमें दोनों में कमियां देखने को मिल रही हैं अभी। और क्या आगे बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है हमने देखा, जो हमने बात की WTO और WHO, किस तरह जो हमारी कंट्रीज़ हैं पूरे विश्व में, जैसे जो मेन कंट्रीज़ हैं आपका USA हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, जितने भी कंट्रीज़ हैं मेनली आपकी, वो किस तरह इन सब इंस्टीट्यूशन जिनने बात की WTO या फिर WHO, उसका बुरा इस्तेमाल किए हैं। हम जानते हैं कि ट्रेड के क्षेत्र में चाइना ने किस तरह जो है आपके चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो सब्सिडी के क्षेत्र में हो, चाहे वो राइट्स के क्षेत्र में हो, अगर वो चाहे आपका कोटा जो होते हैं मीन्स लगाते हैं प्रॉपरली क्वालिटी और क्वांटिटीज़ वगैरह पे, तो उन क्षेत्रों में भी जो है किस तरह चाइना ने जो है इसका WTO का जो है इस्तेमाल किया है, मतलब कि किस तरह उनके रूल्स को फ्लाउट करते हुए हर कंट्री को एक्सप्लॉइट किए हुए हैं। तो ये देखने को मिला है, हम सभी ने देखा है, और USA ने भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना ने किया है, USA ने भी जो है ऐसा इसका बुरा इस्तेमाल किया है। और आगे क्या बात करते हैं कि जैसा हमने देखा इस समय कि चाइना जो है किस तरह अलग कंट्रीज़ पे अपनी जो है धाक जमाने की जो है प्रयास कर रहा है। जैसे उन्होंने जो है जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है अलग कंट्रीज़ में डिलीवरी किए थे, उसमें काफ़ी डिफेक्शन देखने को मिला। जैसे इंडिया ने भी एक इशू रेस किया था, और फिर क्या कहा था कि जैसे मीन्स यूरोपियन यूनियन ने जब ये चीज़ जो है वो बोला था, तो चाइना ने जो है उनको काफ़ी वो बोला था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने कहा था कि आपका जो ये है ये बहुत ही मीन्स वो है, तो उन्होंने जो है उन पर रेस्ट्रिक्शंस और उन पर कुछ सैंक्शन लगाने की बात की थी। और इंडिया ने जब इस पर इशू रेस किया तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं किस तरह चाइना का जो है रुख है वो धीरे धीरे बदल रहा है। और हमने एक और चीज़ देखी थी, अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि टेक ओवर, मतलब जो चाइना कंट्री है, चाइना जो है वो इस सिचुएशन को लेवरेज कर रहा है, और उसका फ़ायदा उठाते हुए जो अलग कंट्रीज़ में जो कंपनीज हैं उनको टेक ओवर करने की बात कर। हमारे कंट्री में फॉर एग्जांपल HDFC बैंक में उन्होंने 1% शेयर जो है ख़रीद लिया था। तो इससे जो है ये देखते हो, इसीलिए चलते इंडिया ने जो है कुछ जो है अपने FDI रूल्स में परिवर्तन लाए ताकि जो है टेक ओवर जो है चाइना ना कर सके। तो और फिर आगे क्या बात करते हैं कि किस तरह हमने देखा कि जो एक रूल बेस्ड ऑर्डर है, मतलब जैसे हम जानते हैं, पहले तो जान लें कि रूल बेस्ड ऑर्डर क्या होता है। तो रूल बेस्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि ऐसा कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर, कोई भी ऐसा मतलब मिस हो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्रॉपरली रूल डिफाइन हो, कोई भी लॉ हो रूल डिफाइन हो, और जिसमें एक सब मतलब पूरी कंट्री जो है एक कमिटमेंट शो करें उस रूल को लेकर, उसको उस नियमों का पालन करें। तो ये रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, रूल बेस्ड ऑर्डर होता है। लेकिन ज़रूरत क्या है इस समय हमें पूरे विश्व में ज़रूरत है कि ना सिर्फ रूल बेस्ड ऑर्डर ही हो, बल्कि जो उसके जो पीछे जुड़े हुए वैल्यूज़ हैं उसको भी जानने की आवश्यकता है। और क्या है, क्योंकि जो है जैसे अगर कोई भी मान लीजिए ट्रेड हो रहा है तो उसमें क्यों कहा गया था, क्योंकि उस समय क्योंकि पूरी कंट्रीज जो हमारी हैं पूरे विश्व में वो एक समान नहीं है, कुछ ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ कम डेवलप्ड हैं। तो
ऐसे मौक़ों पे जो है ये ज़रूरत है कि जो उसके पीछे वैल्यू जुड़े हुए थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको उजागर करने की आवश्यकता है। तो 2 रेमेडीज़ जो है इसमें जो है बात करती हैं। कैसे इन्होंने कहा, पहला रेमेडी क्या क्या बता रही हैं? पहला रेमेडी ये बता रहे हैं कि एक रिन्यूड कमिटमेंट दिखाना चाहिए। कोई भी अगर क्या बोलते हैं, अगर मल्टीलेटरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में, अगर उसको बढ़ावा देना है तो एक रिन्यूड कमिटमेंट शो करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा किस तरह जो है लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो फिर से एक नया नियम और एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ जो है मल्टीलेटरिज्म का बढ़ावा देना चाहिए। और नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं? डीकपलिंग की बात कर रहे हैं। डीकपलिंग क्या होता है फ्रेंड्स? जैसा हमने देखा कि किस तरह, जैसे यूएसए है और चाइना, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो किस तरह जैसे हम देखा कि कुछ जैसे आपका गूगल हो गया, वहाँ पे व्हाट्सएप हो गया, वो चाइना में नहीं चलता है। तो ये क्या देखने में, मतलब इसका मतलब ये है कि चाइना जो है यूएसए के प्रोडक्ट को वहाँ पे लॉन्च करने का नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे यूएसए जो है कुछ दिन बाद फिर उनके मध्य जो है काफ़ी हमने देखा ट्रेड वॉर चल ही रहा था। तो ऐसे क्या होगा? फिर वो यूएसए उनसे एग्रीमेंट या फिर उनसे ट्रेड करने से कतराएगा, तो वो फिर उनसे दूर होते जाएगा और फिर वहीं ट्रेड करेगा जहाँ पे उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा और जहाँ पे वो लाइक माइंडेड कंट्रीज होंगी उनके अकॉर्डिंग। तो डीकपलिंग का यही कॉन्सेप्ट है कि किस तरह जो है, अगर एक नया मल्टीलेटरिज्म डेवलप करना है तो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके मध्य जो है एग्रीमेंट्स हो, ताकि ऐसा कोई तनाव देखने को ना मिले आगे भविष्य में। क्योंकि हमने देखा किस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिटोरेशन हो रहा है। तो ये 2 सुझाव इसमें देते हैं और आगे इंडिया का रोल बताते हैं, किस तरह इंडिया जो है इसको टैप कर सकता है सिचुएशन को। तो इंडिया क्या है आगे, जैसा हमने देखा कि इस समय इंडिया, हमने बात की इंडिया कैसे इस तरह इसका जो है इस्तेमाल कर सकता है। मतलब जैसे हमने देखा कि जर्मनी और फ्रांस ने जो है कुछ अभी मल्टीलेटरिज्म का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसी प्रकार इंडिया भी जो है इस सिचुएशन को टैप करते हुए जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके मध्य एग्रीमेंट ज्वाइन करके और आगे इसमें जो है एक मल्टीलेटरिज्म अलायंस को जब डेवलप कर सकता है, तो जिससे जो है एक उनका लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो पूरे विश्व में। और दूसरा क्या बात करता है, क्योंकि हम जानते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को हमेशा आड़े हाथे ही लिए, मतलब उनके जो, बल्कि इंडिया जो है हमेशा अनेकतावाद, हमेशा क्या बोलते हैं प्रजातंत्र, और हमेशा जो है एक उदारता की जो है प्रिंसिपल पे जो है काम किया है हमेशा से। लेकिन फिर भी जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसको हमेशा अंडरमाइन किए हैं इंडिया को। तो इसीलिए इंडिया को ज़रूरत है कि एक ग्लोबल अलायंस, एक मल्टीलेटरिज्म अलायंस जो है शो करे, जिससे डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के मध्य। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा रूल क्या बता रहे हैं कि जैसा कि हम देखें चाइना का जो एक क्रेडिबिलिटी है, भले ही वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो और अपने चीज़ों को फिर से वो रिकवर कर लेगा, लेकिन जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है पूरे कंट्री में डेवलप, पूरे विश्व में डेवलप हुआ है उसके चाइना के खिलाफ, वो भरना जो है मुश्किल है। तो वो इंडिया भर सकता है। इंडिया एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हुए उसको जो है कर सकता है, अलग कंट्री से कोलिशन करके, अलग अलग कंट्री से अलायंस करके जो है उसको एक मल्टीलेटरिज्म का जो है कंसेप्ट है उसको लीडरशिप क्वालिटी पूरे विश्व में डेवलप कर सकता है इस समय। तो ये पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल आपको क्या है? बॉर्न टू द रेस्क्यू, अ वॉर लाइक स्टेट एंड अ बॉर्न टू द रेस्क्यू। ये क्या है? इसी के रिलेटेड है। ये इसमें सिंपल बता रहे हैं कि कौन कौन से मेजर्स सरकार ने लिए हैं, कौन कौन से लेने चाहिए। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है मैं उसको आपको जो है डिस्कस कर रहा हूँ कि इस समय जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक अकाउंट जो है लॉन्च किया था पीएम केयर्स, जिसमें जो है सभी अपना डोनेशंस दे रहे थे। पीएम केयर्स क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो ये सिंपल आपको जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उससे लड़ने के लिए जो है ये सरकार ने बनाया है। तो इनमें इसका सुझाव दे रहे हैं कि बजाय पीएम केयर फंड क्रिएट करने से अगर सरकार जो है ऐसा बॉन्ड इशू करती, कौन सा परपीचुअटी बॉन्ड एक होता है, परपीचुअल बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? इसी के बिना पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जो है ब्रिटेन ने ये जो है लॉन्च किया था, तब उसका नाम क्या था? कंसोल बॉन्ड था। तो इसमें अब हम जान लेते हैं कि ये परपीचुएट, मतलब जो कंसोल बॉन्ड कर रहे हैं ये एक परपीचुइटी बॉन्ड का ही फॉर्म है। तो ये इसमें क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि आपका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो डिफाइन नहीं होता है, लेकिन जो है आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो तय होगा कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे मतलब आप तो पहले जान लीजिए कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड मतलब जैसे कोई सिंपल पेपर है, उसमें दिया हुआ है कि आप इतने पैसे दीजिए, आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे इतने दिन बाद जो है आपको पैसे मिलेंगे।
पूरा आपका प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट रेट है उसको जोड़ के। लेकिन परपेचुइटी जो आपका बॉन्ड है ये क्या कहता है, ये कहता है इसमें आपका मैच्योरिटी पीरियड नहीं है और आपको इसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपका नहीं मिलेगा। इसमें जो भी इंटरेस्ट होगा उसके बिना पे आपको जो है मतलब कि जैसे जो भी टर्म होगा उनका उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें मिलता रहेगा। मतलब आपको उसमें पर डे मतलब कि आप ऐसा इसको डेट टर्म मत समझिए कि ये डेट है, ये डेट नहीं है, इसको एज अ इक्विटी समझिए। जैसे आप किसी कंपनी में अपना शेयर लगाते हैं तो उससे जो आपको प्रॉफिट मिलता है, उसी प्रकार गवर्नमेंट जो है एक बॉन्ड इशू कर जिससे लोग उसमें इन्वेस्ट करें और फिर जो है सरकार उनको एक टर्म के लिए हमेशा उनको एक जो इंटरेस्ट रेट है उसको जो है मीन्स लोगों को दें। तो इससे इसका रोल क्या होगा, इससे इससे फ़ायदा क्या होगा कि क्या ये मतलब कि क्या ये ऑप्शन बेटर होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया जब भी अपने डेफिसिट को मोनेटाइज करती है, जब भी जो है जो उनके यहाँ घाटा होता है उसको करती है मोनेटाइज, तो हमेशा आरबीआई या सेंट्रल बैंक से जो है क्या बोलते हैं अपने मीन्स जब आरबीआई क्या बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड को बाई करती है तभी सरकार की जो डेफिसिट का इशू है उसको सॉल्व करती है सरकार। तो बजाय उसको ये एक ऑप्शन हो सकता है ताकि जो है इससे इसके फ़ायदे भी हैं। जैसे हमने देखा इस समय जो रियल इस्टेट सेक्टर है जो हमारा वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमने देखा क्योंकि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ बंद पड़े हुए हैं। तो अगर और हम जानते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर के लिए अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है सिवाय वो गोल्ड पे इन्वेस्ट करें। तो अगर ये ऑप्शन सरकार देगी बॉन्ड पे ये करने पे तो फिर एक उनको ऑप्शन मिलेगा और इससे उनको फ़ायदा भी होता रहेगा भविष्य में। तो ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका एवरीवन वांट अ गुड स्टिमुलस। ये किस रिलेटेड है, ये आपका स्टिमुलस पैकेज हमने पहले भी कहा था। स्टिमुलस पैकेज क्या होता है फ्रेंड, ये एक तरीके का इकोनॉमिक ऐसा पैकेज होता है जिसमें सरकार कई छूट देती है और कुछ पैसे भी जो है हमारी इकोनॉमी में पंप करती है। तो ये इसकी बात करते हैं कि क्या ये मतलब कि हर सभी मतलब कि हर सेक्टर चाहता है कि सरकार स्टिमुलस पैकेज दे। तो क्या इस समय वो आवश्यक है। तो इसी के चलते हम जानते हैं कि इंडिया जो है किस तरह जो है जब हम जानते हैं जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो, लेकिन जब भी वो क्राइसिस में आते हैं तो वो हमेशा गवर्नमेंट से ही बेल आउट पैकेज मांगते हैं कि हमें जो है क्या बोलते हैं वो मतलब कि एक तरफ वो जो है जब वो प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं तो वो तो प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन जब भी उनको लॉस होता है तो वो अपने लॉसेस को जो है क्या बोलते हैं सोशलाइज करते हैं। मतलब कि वो गवर्नमेंट से मांगते हैं, पब्लिक सेक्टर से क्या बोलते हैं मीन्स जो हमारा गवर्नमेंट है उससे जो है बेल आउट पैकेज मांगने की बात करते हैं। तो एक तरीके का आप देख रहे हैं कि आयरनी है जो है उनके स्टेटमेंट पे। तो इसी चलते हम देख रहे हैं कि इसमें करंट पैंडेमिक जो है किस तरह जो है हुआ है तो उसमें जो है क्या। और पहले अगर हम बात करते हैं पहले भी कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह जेट एयरवेज और यस बैंक को जो है बल्कि दोनों हमारा प्राइवेट कंपनी फिर भी इंडिया ने जो है मीन्स गवर्नमेंट ने उनको बेल आउट पैकेज देने की बात की है। तो इसमें करंट पैंडेमिक में जो है किस तरह जो है स्टिमुलस पैकेज की लोग मांग कर रहे हैं। तो क्या स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए, उसका क्या रेशनल होना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। तो पहला क्या पॉइंट बता रहे हैं इसमें कि जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा ये करंट पैंडेमिक है वो सप्लाई साइड की तरफ जो है ये ज़्यादा कांस्टेंट है। मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि हर एक्टिविटी बंद पड़ी हुई है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पूरी बंद पड़ी हुई है, डिमांड जनरेट नहीं हो रही क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है। जो हमारा क्या बोलते हैं डाउन ट्रॉडन जो हमारे मार्जिनल सेक्टर है उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि वही डिमांड ज़्यादा क्रिएट करते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो इस समय क्या है कि इस समय जब सरकार जान रहे हैं कि सप्लाई साइड इकोनॉमी मतलब कि कांस्टेंट है तो स्टिमुलस पैकेज देना भी फिजिबल नहीं होगा। और अगर सरकार अनाउंस भी कर देती है स्टिमुलस पैकेज तो उसके अलग रिपरकशंस भी होते हैं। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए सरकार अनाउंस कर देती है कि आज हम जो है कुछ मीन्स क्या बोलते हैं इतने लाख रुपए जो है हम इकोनॉमी में पुश करेंगे, तो फिर क्या होगा, तो इससे जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे और भी जो बैंक होंगी उन पे भी जो है और कस्टमर्स होते हैं उनके ऊपर भी जो है अलग अलग जो है इसके इफेक्ट दिखते हैं। तो ये भी कहना जो है उचित नहीं है अभी कि जो है सरकार को जो है ऐसा स्टिमुलस पैकेज जो है जारी करना चाहिए। एक जो है कोऑर्डिनेटेड और एक नुआंस्ड अप्रोच जो है सरकार को जो है अपनाना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आपका ये है कि सरकार तो एक तो स्टिमुलस पैकेज जो है जारी करे, ऊपर से जो जैसे आपके जो मेरिट एक्सपेंडिचर मतलब जो आपके हेल्थ सेक्टर हैं और जो एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं वो भी करे। तो इन सब चीज़ों से अगर करती है तो सरकार का जो टोटल जो जीडीपी होगा मतलब जो आपका मीन्स जीडीपी के अगर
बात करते हैं परसेंटेज में, तो वो कम से कम 10% तक जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जैसे अगर ये ज़्यादा होगा तो सरकार को फिर लोन लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है हम जानते हैं हर कंट्री, जैसे अगर हम बात करते हैं यूएसए में, तो वो यूएसए में क्या बोलते हैं वो 125% है। आपका जापान में मोर देन 200% होता है जीडीपी टू डेट रेशो। लेकिन ये कंट्रीज़ डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो ये जो है अपना क्या बोलते हैं पल्ला झाड़ लेती हैं कुछ भी करके कैसे। लेकिन इंडिया पे हम जानते हैं कि एफआरबीएम एक्ट जो है तो अगर एक भी या 2% का भी कुछ भी एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है तो किस तरह ह्यू एंड क्राई मचता है हमारे पूरे कंट्री में। तो ये और इंडिया का अगर हम बात करते हैं डेट टू जीडीपी रेशो वो सिर्फ 70% ही है। तो इसी चलते जो है सरकार को स्टिमुलस पैकेज या फिर अगर डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफ़र अगर जो वो है वो उसको एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। इस पे जो है आप फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट मतलब बात करते हैं कभी लोग जो है ऐसा भी कह रहे हैं कि जो स्टिमुलस पैकेज होना चाहिए वो नीड के अकॉर्डिंग चाहिए, ना कि अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन ये सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अगर सरकार मान लीजिए डेफिसिट या फिर अगर कम जो भी उसके इश्यूज़ हैं, जो भी मान लीजिए अगर वो ज़्यादा पैसे भी छाप देती है और उनसे आरबीआई से रिक्वेस्ट करके, तब भी जो है इन्फ्लेशन का डर हमारे इकोनॉमी में है। क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे छाप देगी सरकार तो इकोनॉमी में तो पैसे आ जाएंगे, लेकिन लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, तो जो दाम है वो बढ़ सकते हैं और फिर इससे इन्फ्लेशन का भी खतरा बढ़ सकता है। और क्या है नेक्स्ट का पॉइंट बात कर रहे हैं कि जैसे हम जान रहे हैं कि बैंकों को सरकार ने जो है काफ़ी, जैसे सरकार ने कुछ छूट दिया है, आरबीआई ने भी कुछ छूट दिया हुआ है। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि इतना कॉन्स्टेंट अभी हमारे इकोनॉमी में है, तो सरकार भी जो है जो बैंक है वो भी लैंड करने से कतरा रही है। और हम जानते हैं कि जैसे जो हमारे स्टेट हैं उनको भी जीएसटी का काफ़ी लॉस हुआ है, तो उनको भी कंपेंसेट करना सरकार को आवश्यक, क्योंकि उनका भी रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो ये भी एक पॉइंट बता रहे हैं कि क्यों नहीं देना चाहिए, मतलब क्यों जो है एक कोऑर्डिनेट अप्रोच अपनाना चाहिए। पांचवा क्या पॉइंट बता रहे हैं कि लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि आईएमएफ से आप लोन ले लीजिए। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आईएमएफ लोन कब लेना चाहिए, जब हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस हो, जिस समय जैसे हमारा 1991 में हुआ था। लेकिन इस समय हमारे यहाँ कोई फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज हैं। तो और आईएमएफ से लोन लेने के अलग कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं ना। एक पूरे विश्व में एक क्या बोलते हैं एक धब्बा लगता है कि हाँ भाई आपकी कंट्री इतनी कैपेबल नहीं है कि जो है आपके कंट्रीमैन को जो है वो अपने रिसोर्सेज से ही जो है उनको बेनिफिट या फिर जो है उनको राहत मीन्स प्रोवाइड कर सके। तो ये भी जो है एक इशू है, क्योंकि और हम जानते हैं आईएमएफ जब भी लोन देता है तो काफ़ी कंडीशंस भी लगाता है। मतलब आपके कंट्री में काफ़ी इकोनॉमिक सैंक्शंस या फिर काफ़ी लिबरलाइजेशन की बात करता है, ओपन करने की बात करता है, तो उससे अलग उसके बुरे प्रभाव हो सकते हैं। अंत में क्या कहते हैं, अंत में कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो नियति होती है, फेट वर्सेस डेस्टिनी, मतलब नियति जो होती है वो तो तय होती है, हाँ ये होना है, लेकिन जो डेस्टिनी होती है वो हमारे हाथ में होती है और हम उसको बदल सकते हैं भविष्य में। दोनों समान ही होते हैं, फेट और डेस्टिनी, लेकिन हम आपको डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। तो ये डेस्टिनी को चेंज करना है, मतलब यही कह रहे हैं कि स्टिमुलस पैकेज अगर लाना है, अगर चीज़ें फिर से न्यू नॉर्मली करना है, तो एक प्रॉपर और एक कोऑर्डिनेटेड और नुआंस्ड अप्रोच अपनाना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी ऐसा स्टेप अगर अच्छा स्टेप ले रहे हैं तो उसके बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका रेंट कंट्रोल अमिड्स पैंडेमिक। तो हम जानते हैं कि इस समय जैसे लैंडलॉर्ड जो हैं पूरे मीन्स कंट्री में है, वो किस तरह जो है जो हमारे मीन्स टेनेंट्स हैं, जो वहाँ पे किराएदार रह रहे हैं, उनको किस तरह परेशान कर रहे हैं कि उनको जो है उनसे जो है इस समय जो है ज़्यादा जैसे मीन्स पैसे जो है मीन्स जो है रेंट वो मांग रहे हैं, या तो जो है उनको जैसे हमने देखा कई केसेस में जो भी वहाँ पे रह रहे हैं उनको निकाल रहे हैं लोग, जैसे जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो रेंट पे रह रहे हैं उनको जो वहाँ के लैंडलॉर्ड हैं निकाल रहे हैं। तो इसी के चलते कुछ लोग जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप जो मीन्स रेंट है उसको जो है कुछ महीनों के लिए आप छोड़ दीजिए। इसी चलते सरकार ने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है हर जितने भी लैंडलॉर्ड से उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है रेंट को जो है माफ़ कर दीजिए या फिर वो कर दीजिए। लेकिन हम जानते हैं कि मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऐसा कोई रेंट कंट्रोल या फिर उनको करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो अब हम जानते हैं आगे जो है कि क्या जो सरकार ये ला रही है फिर जो भी ये चीज़ें है, तो ये क्या फिजिबल है कि नहीं, मतलब कि इस पर हम पूरा एक डिस्कस करते हैं आगे। तो जानते हैं पहले तो जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो क्या है, मतलब कि वो जो हमारे पूरे कंट्री में लैंडलॉर्ड्स हैं, एक तो वो जो है मतलब जो हमारा एक
इनफॉर्मल सेक्टर तो सबसे ज़्यादा है, मतलब कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और उनका जो है रेगुलेशन भी नहीं होता है। और जब भी जो भी हमारे फॉर्मलाइज भी हैं उनमें एक जब जो कोई भी एग्रीमेंट तय होता है तो उसमें ये भी बताया जाता है कि जो भी आपका लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट को किसी भी वक्त जो है निकाल सकते हैं अपने बिल्डिंग से, तो ये उसमें एग्रीमेंट में लिखा होता है। तो अगर हम बात करें, अगर सरकार जो कह रही है, जो लोग इसमें कह रहे हैं कि जो लैंडलॉर्ड हैं उनको पैसे माफ़ कर देने चाहिए या फिर उनको निकालना नहीं चाहिए, तो पैसे अगर माफ़ कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लैंडलॉर्ड ऐसे रिसर्चर्स में देखा गया है, पाया गया है कि वो खुद ही उनकी जो कंडीशन है वो प्रिकेरियस रहती है और वो टेनेंट्स के पैसे पे ही उनकी जीविका जो जीविकोपार्जन होता है वो चलता है। अगर मैं अपने केस में बात करूँ, जिस जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, तो जो हम रेंट देते हैं हमारे लैंडलॉर्ड को, उसी से उनका घर चलता है। तो अगर हम नहीं देंगे तो वो उनका कैसे काम चलेगा। तो ये कंडीशन है उस समय उनकी, अभी इस समय तो ये बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं आगे, तो इसी के चलते सरकार जो है क्या करना चाहिए, सरकार को पहली बात तो एक एप्लीकेबल रेंट एक्ट लाना चाहिए, ताकि जो है हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में एक मॉडल टेनेंसी एक्ट है, लेकिन वो जो भी हमारे एक मीन्स जितने भी रजिस्टर्ड हैं, जो भी मीन्स फॉर्मल इकोनॉमी में हैं वही सिर्फ है, लेकिन जो हमारे इनफॉर्मल बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, टेनेंट हैं जो हमारे मीन्स लैंडलॉर्ड हैं, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इसकी बात करते हैं, प्रॉपर रेंट एक्ट लाएं जिससे जो है वो हो। इसी चलते जो है तमिलनाडु ने एक मीन्स अपने यहाँ ऐसा नियम बनाया है कि एक वो पोर्टल, एक उनके यहाँ अथॉरिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की है, जिससे एक वो जो पोर्टल होता है, जितने भी लैंडलॉर्ड होते हैं, टेनेंट्स होते हैं, उनके एग्रीमेंट को सिंप्लीफाई उसमें मेंशन करने का। तो ऐसा कुछ प्रोविजन क्या होता है गवर्नमेंट को लाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या बता रहे हैं कि सरकार को जो है मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है इंडिया में अभी जो कंट्रोल करता है टेनेंट्स के राइट्स को, फिर जो हमारे लैंडलॉर्ड है उनके राइट्स को, तो उसमें फोर्स मेजर क्लॉज को क्या बोलते हैं मेंशन करना चाहिए। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये कोई भी इमरजेंसी, कोई भी ऐसी कैटास्ट्रॉफ सिचुएशन आती है तो उसमें कौन से मेजर्स लेने आवश्यक होने चाहिए, कौन से किस चीज़ को अलाउ करें, किसको रोकें, तो वो क्लॉज लाना भी आवश्यक है जो हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट है। तो इस समय जो है अगर हम बात करें कि ये तो पूरी बात करते हैं आगे, तो और आगे क्या कहते हैं कि जैसे अगर हम जान रहे हैं कि अगर हमको जो है लैंडलॉर्ड्स के अगर वो चाहते हैं कि वो रेंट को जो है कुछ दिन के लिए डेफर कर दें या फिर नहीं लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वल्नरेबल पुअर रह रहे हैं वहाँ पे टेनेंट्स, तो अगर ऐसा सरकार को करना है तो उनका तो रेवेन्यू लॉस, जो उनका जो रेंट का लॉस होगा, तो ऐसे में सरकार को हाउसिंग वेलफेयर डिज़ास्टर फंड का क्रिएट करना चाहिए, जिससे उनको जो लैंडलॉर्ड्स हों उनको रेंट जो है प्रॉपरली मिल सके ऐसे, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है इस समय। तो ये पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, थैंक यू।